नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते की Q&A वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं कुछ चुनिंदा सवालों के ऊपर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए वो सवाल, और जिनके जवाब के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल है मिस्टर प्रसन्नजीत मिश्रा का। उन्होंने सवाल पूछा है कि नितिन जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड क्वालिटी लर्निंग। माई कंसंट्रेटेड पीटीसी इंडिया पोर्टफोलियो इज करंटली इन ग्रीन विद ₹60 के प्रॉफिट। तो यहाँ पे इनके दो सवाल है। पहला सवाल है कि क्या ये जो शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस इस समय लगी हुई हैं, क्या यही कारण है जिनकी वजह से जो कुछ टॉप नॉच लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके जो प्राइस हैं, शेयर के प्राइस हैं, वो गिर नहीं रहे? इफ सो, शुड वन वेट फॉर शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस टू बी लिफ्टेड टू मेक पोजीशन? और दूसरा सवाल है इनका रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। तो दोस्त, जहां तक पहले सवाल की बात है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि वहां पे जो FIIs हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना पा रहे हैं। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने खास तौर पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है उसका एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर की, वो इंक्रीज कर दी गई थी 49% से 74%। इसके बारे में हमने अपने बजट वाले वीडियो में भी चर्चा की थी। तो दोस्तों, जब ये लिमिट इंक्रीज कर दी गई है तो यहाँ पे जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि इस सेक्टर में और ज्यादा जो है पैसा आएगा, बाहर का जो पैसा है या FDI है। तो बेसिकली जो FDI है या FPIs हैं वो और ज्यादा निवेश करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और इस लिमिट के इंक्रीज होने से इस सेक्टर को फायदा होने की संभावना है। इसी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो की रीजन है वो मैंने आपको बताया, FDI की लिमिट जो इंक्रीज हुई है उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो सवाल है वो रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वो रिट्स या क्वालिटी रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं देता कि आप किसी भी सेक्टर, स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल होल्ड की पोजीशन बनाएं, लेकिन अगर यहाँ पे हमें एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो आपके सेक्टर्स होते हैं वो रोटेशन बेसिस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो रोटेशन बेसिस पे, जैसे यहाँ पे आप गोल्ड देख सकते हैं, गोल्ड जो है अंडर परफॉर्मिंग था 2013 से 2015 तक, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर गोल्ड जो है वो एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी सेक्टर आप देख सकते हैं, कोई भी सेगमेंट देख सकते हैं, वहां पे आप पाएंगे कि जो सेक्टर या सेगमेंट कुछ समय अंडर परफॉर्म करते हैं उसके बाद वो लगभग एक बेस्ट परफॉर्मिंग हो जाते हैं। अब दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए, रियल एस्टेट सेक्टर जो है पिछले 4-5 साल से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर जो था ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, लेकिन उससे पहले आप 2011, 12 या 13 में देख सकते हैं ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था। तो दोस्तों ये जो रोटेशन होती है, जो रोटेशनल जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में तब शुरू की जाती है जब उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता। और यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने खुद रियल एस्टेट के अंदर अभी रिसेंटली निवेश किया है, तो यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि कौन सी सेगमेंट आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जहां रिट्स की बात है दोस्तों, रिट्स जो है वो कमर्शियल स्पेस में मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है जो पेंडेमिक के बाद हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ सकती है। लेकिन मेरी तरफ से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है, आप अपना निवेश अपने फाइनेंशियल प्लानर की सजेशन के ऊपर कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे दूसरे सवाल के ऊपर, और दूसरा जो सवाल है वो पूछा है
श्रेया सुमुख जी ने, और इनका सवाल है कि व्हेन यू फर्स्ट एक्सप्लेन द ओसीआई, यहाँ पे ओसीआई का मतलब ऑप्शन चेन इंडिकेटर है, यू सेड दैट इट इज अज्यूम दैट बिग प्लेयर्स राइट द ऑप्शंस बट व्हाट इफ दे बाय द ऑप्शंस देन आल्सो सीओआई बाय वॉल्यूम वुड बी सेम, हाउ टू इंटरप्रेट दिस? एंड अनदर क्वेश्चन, हाउ डज द मार्जिन रूल्स अफेक्ट ओसीआई एज यूजुअली ओनली बिग प्लेयर्स हैव इनफ मनी टू राइट द ऑप्शंस इन लार्ज नंबर्स, प्लीज आंसर। तो दोस्तों ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली ये सवाल दो हिस्सों में है। पहला ये कि अगर वो बाय करते हैं, बिग प्लेयर्स अगर बाय करते हैं तो तब वहां पे भी सीओआई बाय वॉल्यूम जो है वो हाई रहने की संभावना है, ये रेशो हाई रहने की संभावना है। और दूसरा इनको जो सवाल है वो मार्जिन रूल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका जो ये सवाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जो जवाब है वो इसी सवाल के अंदर ही छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो कि हम एक अपना हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि जो ऑप्शन राइटिंग हो रही है वो एटीएम या उसके नजदीक वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नए मार्जिन रूल्स हैं वहां पे आपकी जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई है। तो दोस्तों जब मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई है तो हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो एटीएम के नजदीक राइटिंग की जा रही है वो बड़े प्लेयर्स के द्वारा की जा रही है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि सीओआई बाय वॉल्यूम अगर कहीं पे हाई होता है ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, अभी रिसेंटली मैं पिछले हफ्ते की बात बताता हूं, वहां पे आप देख पाएंगे कि 15,000 के सीई के ऊपर जो था आपका सीओआई बाय वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा हाई था। तो वहां पे क्या था कि उस समय मार्केट 14,600-700 के आसपास थी। तो वहां पे जो है बाइंग की जा रही थी, कॉल बाइंग की जा रही थी। तो यहां पे हमारा जो हाइपोथेसिस है कि ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर ये रेशो हाई होती है तो वहां पे कॉल या पुट बाइंग की जा रही है, लेकिन अगर एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स पे है तो वहां पे डेफिनेटली राइटिंग की जा रही है, क्योंकि मार्जिन मनी इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे केवल बड़े प्लेयर्स ही जो एटीएम के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन राइटिंग जो है वो बड़े प्लेयर कर रहे हैं अगर वहां पे सीओआई बाय वॉल्यूम हाई है। तो इसके बारे में हम पहले भी विस्तार से बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो मेरा जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर अभी यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा सवाल है डॉक्टर मेहुल जी का। इन्होंने पूछा है कि विच टेक्निक ऑफ नॉर्मलाइजेशन डू यू यूज, मिनिमम मैक्स नॉर्मलाइजेशन और जेड स्कोर कैलकुलेशन और एनी अदर? तो दोस्त यहाँ पे इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो मोस्टली जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन पे आधारित टेक्निक है। उसके अंदर कुछ बदलाव मैंने अपनी तरफ से भी किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसका जवाब आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। तो ये कोड एकेडमी का आर्टिकल है, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो आप देख पाएंगे कि मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की क्या लिमिटेशन है। और यहाँ पे दोस्तों एक जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर टेक्निक की मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन की, वहां पे दोस्तों जो अगर आप ड्यूल एक्सिस लेते हैं मतलब एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं तो वहां पे आपका जो एक्स एक्सिस के अंदर जो डिफरेंस आता है या डिफर करती है वो मूवमेंट जो होती है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो आप इसको विस्तार से जाके पढ़ सकते हैं कि क्या उसकी लिमिटेशंस है। यहाँ पे मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसी के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी नॉर्मलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे जो मेरा बेस है या बेसिक है वो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइजेशंस की हुई है ताकि स्कोर जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन रेंज के अंदर रहे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, और हमारा जो अगला सवाल पूछा गया है कीप गोइंग इनका यूजर नेम है। इफ वन साइड सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग स्टार्ट्स एंड अपोजिट साइड पुट शॉर्ट कवरिंग हैपेंस, आफ्टर हाउ मच टाइम मूवमेंट इन प्रीमियम निफ्टी स्पॉट स्टार्ट्स फॉर दैट सिनेरियो? तो दोस्त यहाँ पे ये काफी अच्छा सवाल है। तो बेसिकली इनका सवाल ये है कि अगर किसी एक साइड पे कॉल राइटिंग शुरू हो जाती है और दूसरी साइड पे पुट जो है अपनी पोजीशंस कवर करना शुरू करते हैं तो कितनी देर के अंदर हम ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो दोस्त यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा ही बताऊंगा जो हमारा पुट और कॉल राइटर्स का स्कोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट जो है नॉर्मली 30 मिनट के बाद देखने को मिला। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपके पुट राइटर्स हैं उन्होंने फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस क्रिएट की गई उसका इंपैक्ट जो है वो लगभग हमें
1 घंटे के बाद देखने को मिला। तो नॉर्मली ये चार्ट दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि नॉर्मली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी मूवमेंट होती है वो 30 मिनट या 1 घंटे के बीच में शुरू होती है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि इसलिए ऑप्शन चेन को लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि ये आपको पहले ही एडवांस में बता देती है कि कहाँ पे किस तरह की मूवमेंट होने वाली है। वहां पे ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हंटिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ऐसे ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 70-80% टाइम्स जो ये मूवमेंट है वो 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में शुरू हो जाती है। तो वहां पे आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है किसी भी तरह की कोई पोजीशन लेने का। दोस्तों एक और सवाल जो स्विंग ट्रेडिंग 2.0 से संबंधित मुझसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे एक फैमिली मेंबर ने इसका जवाब दिया हुआ है। तो एक ऑलरेडी वीडियो के अंदर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका हूं। अगर आप इसकी एक्सेल या पाइथन कोड का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आपको इसका और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या लॉजिक यूज किया है वो मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो वो वीडियो जिसने देखा, जैसे हमारे जो मेंबर है मिस्टर कवित पटेल, इन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो ऑलरेडी मैं इसकी चर्चा पहले एक वीडियो में कर चुका हूं। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देखते तो आप यहाँ पे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, या उसको आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे, या आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सभी वीडियोस देखिए ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा मैच करे। दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है ये पूछा है मिस्टर विवेक आर्या ने। इन्होंने पूछा है कि इज इट टेक्निकली करेक्ट टू से दैट व्हेनेवर volatility increases market crashes please suggest a reliable source for theoretical understanding of volatility। तो दोस्त यहाँ पे जो आपका दूसरा सवाल है वॉलेटिलिटी के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियो शेयर किए हैं, जहां पे मैंने थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। जहां तक आपके पहले प्रश्न का सवाल है कि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या वहां पे मार्केट क्रैश होती है, दोस्तों ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आपको यहाँ पे कोरिलेशन देखनी पड़ेगी कि मार्केट और इंडिया विक्स के बीच में क्या कोरिलेशन है। इस पॉइंट के बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जहां पे हमने पाया जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि जब वॉलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्केट इंक्रीज होती है, या वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मार्केट डिक्रीज होती है। मार्केट ने बहुत बार इस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसको 100% श्योरिटी या रिलायबिलिटी के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा जरूरी है। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया विक्स और जो हमारी मार्केट है उसके बीच में इस समय कोरिलेशन वैल्यू क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि क्या मार्केट, अगर मान लीजिए वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या मार्केट क्रैश होगी या नहीं होगी। तो उसका जवाब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला सवाल है वो मिस्टर दिलीप कुमार सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है कि व्हेन मार्केट इज इन रेंज बाउंड इन स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट्स फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, व्हाट डेटा वी शुड ऑब्जर्व दैट अ बिग मूव इज अबाउट टू कम। तो दोस्त इसका जवाब जो है मैं आपको चार्ट्स की सहायता से देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं हमेशा अपना एक स्टैंड मैंने बना के रखा है कि जो प्राइस एक्शन है वो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काम नहीं करता, तो वो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। तो अगर मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट हो रही है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा, ये मैं अगर इसका जवाब मुझे एक सिंपल शब्दों में देना है तो यहाँ पे मोस्टली जो है बड़ा मूव जरूर आता है, लेकिन वो बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आएगा वो आप प्राइस एक्शन की सहायता से नहीं पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आपने एक फ्लैग पैटर्न के बारे में सुना होगा, इसके बारे में हमने अपने कैंडल स्टिक वाली सीरीज में भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट हमेशा रिवर्स दिशा में जाती है, मतलब मार्केट एक उल्टी दिशा में, जो एक एक्सपेक्टेड मूव होता है उसके रिवर्स दिशा में जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जैसे फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना, एक लंबी लाइन बनी और यहाँ पे एक तरीके का एक फ्लैग पैटर्न बना, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी एक कुछ इसी तरह का एक फ्लैग पैटर्न बना, मार्केट
कंसोलिडेट हुई, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट नीचे आ गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इन्वर्टेड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना, यहाँ मार्केट को नीचे जाना चाहिए था लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। तो एक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं या रिलायबल पैटर्न्स होते हैं, मार्केट मोस्टली उसका रिवर्स बिहेव करती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा, 100% श्योरिटी नहीं होती, लेकिन 80 to 90% केसेस में जब मार्केट कंसोलिडेट होती है एक बड़ा मूव जरूर आता है। वो शायद उस दिन ना आए जिस दिन मार्केट कंसोलिडेट हुई, हो सकता है अगले दिन आए, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि वहां पे जो कंसोलिडेशन होती है ये उसका एक पैटर्न होता है कि उसके बाद एक बड़ा मूव जरूर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लीजिए प्राइस एक्शन के ऊपर इसको नहीं फाइंड आउट करना चाहते तो आप आईवी स्क्वीज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी सहायता से भी पता लगा सकते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि आईवी स्क्वीज के बाद बड़ा मूव जरूर आता है। तो ये आईवी स्क्वीज होता क्या है मैं ब्रीफली बता देता हूं। यहाँ पे जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है एटीएम कॉन्ट्रैक्ट की, जैसे कि यहाँ पे एटीएम कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए 14,850 है तो आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व करिए। अगर आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा या कई बार ये कंसोलिडेशन 3-3 घंटे की होती है, मुझे एक्चुअली डेट ध्यान नहीं है, लेकिन हमने एक दिन देखा था कि मार्केट के अंदर जो कंसोलिडेशन है वो सुबह 10 बजे से लेके 1-1:15 बजे तक चली। 3 घंटे कंसोलिडेट होती रही मार्केट और उसके बाद एक बड़ा मूव आया। तो दोस्तों यहाँ पे जब आईवी स्क्वीज होता है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत कम होता है या वो स्टेगनेंट हो जाता है, तो वहां पे डेफिनेटली एक बड़ा मूव आता है। तो आईवी स्क्वीज की सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि कोई बड़ा मूव आने वाला है या नहीं आने वाला। और दूसरा दोस्तों जो हमने ऑप्शंस के अंदर एनालिसिस किया है हमेशा, वहां पे आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है उसके बाद मूव किस दिशा में आएगा, वो वहां पे कॉल और पुट राइटर्स की जो पोजीशन है उससे पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कॉल और पुट राइटर्स की स्कोर की सहायता से हम पता लगा सकते हैं या कॉल और पुट राइटर्स इस समय क्या कर रहे हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस हैं या जो हमारे लॉजिक्स हैं या जो हमारी थ्योरीज हैं उसके बेसिस के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट हो रही थी, काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट होती रही, लेकिन इस पीरियड के दौरान आपने पाया कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मूव एक्सपेक्टेड था कि जो बड़ा मूव आएगा वो किस दिशा में आएगा, वो बड़ा मूव नीचे की दिशा में आएगा। तो वहां पे आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूव आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी लर्निंग्स हैं, 2 पॉइंट्स की सहायता से आईवी स्क्वीज हुआ है या नहीं हुआ, और दूसरा हमारा यहाँ पे जो कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, नॉर्मली उस बेसिस के ऊपर हम बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट की दिशा किस दिशा में, मतलब मार्केट कौन सी दिशा में जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का Q&A सेशन, जहां पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब आपके लिए जानना जरूरी है उनको यहाँ पे पिक किया, और इसके अलावा जो बाकी सभी सवाल हैं उनका मैंने पर्सनली जाके यहाँ पे जवाब दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस हफ्ते का ये Q&A सेशन पसंद आया होगा, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और आने वाले समय में आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।